हम सबका एक ही नारा भेद पगारा भेद पगारा, हम सबका एक ही नारा भेद पगारा भेद पगारा, हम सबका एक ही नारा भेद पगारा भेद पगारा, हम सबका एक ही नारा भेद पगारा भेद पगारा। हक सच का नारा भेद पगारा, भागो लुटेरो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद अली राव। पाकिस्तान की तारीख में अगर किसी चीज़ का सबसे ज़्यादा किरदार रहा है तो वो बाकिरदार सियासत है। पाकिस्तान की तारीख इस बात की शाहिद है कि बानियाने मुल्क मुमलिकत खुदादाद ने हमेशा पाकिस्तान में असूली सियासत को फ़रोग़ देने की बात की, चाहे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हो या उनके साथी। बदकिस्मती से कुछ अरसे से पाकिस्तान में आला मियारी सियासत का फुक़दान नज़र आता है। सियासी जमातों में इक़राबा परवरी और दीगर कमज़ोरियों ने पाकिस्तान के सियासी निज़ाम को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। लेकिन इस मुल्क को बानियाने मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान को बुजुर्गों की दुआएं और उनकी नेक ख्वाहिशात मिली हैं। खान लियाकत अली खान ने अपनी शहादत के वक्त पाकिस्तान के लिए जो दुआ की, उस दुआ का असर आज तक कायम है और पाकिस्तान में हमेशा ही उम्मीदों के चिराग जलते रहे हैं। आज मैं जिस शख्सियत के साथ हूँ, ये कराची की सियासत का एक नया नाम है, लेकिन मैं आपसे आज मुखातिब हूँ क्योंकि मैं आपसे और इनसे पहली बार मिला हूँ। लेकिन मेरा ये अंदाज़ा है कि ये पाकिस्तान की सियासत में बहुत आगे तक जाएंगे। पाकिस्तान की सियासत में सबसे अहम किरदार उस सियासी जमात का रहा है जो हमेशा पाकिस्तान की वफादार है, मुस्लिम लीग फंक्शन। उन्हीं के आज उम्मीदवार हैं जो PS 88 में कराची की सियासत में अपना नाम और पाकिस्तान की खिदमत करने आए हैं, जनाब तारिक अली साहब। आप एक सियासत में वैसे तो अपनी एक तारीफ भी रखते हैं और आप यूनियन सतह पे भी सियासत में अपना किरदार अदा करते रहे हैं, लेकिन पहली बार PS की नशिस्त पर उम्मीदवार कैसा लगा? देखिए, इस मुल्क को मुख्तलिफ जमातों ने, मुख्तलिफ इत्तेहादों ने फर्दन और मिल के मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ तरीक़ों से लूटा है। सियासत में आने का मकसद ही मेरा इंसानियत की खिदमत है और मेरे महबूब कायद बादशाह का नज़रिया ही यही है कि इंसानियत की खिदमत और इंसानियत की फलाह। और इस वक्त जो हल्का है जहाँ से मुझे टिकट दिया गया है ग्रीन डेमोक्रेटिक अलायंस का, तो ये हल्का मुसलसल नज़रअंदाज हुआ है मुख्तलिफ अखबार में, चाहे वो पीपल्स पार्टी का दौर रहा हो, चाहे मुत्तहिदा कौमी यूनिट का दौर रहा हो। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक लोगों को नाम या एक जो रोटी कपड़ा मकान का कभी वादा किया गया, कभी लाखों करोड़ों नौकरियों के वादे किए गए, तो सिर्फ आने का मकसद यही है कि लोगों की तकालीफ को दूर किया जाए। यहाँ पे जिस हल्के की मैं बात कर रहा हूँ और जिस हल्के का मैं उम्मीदवार हूँ, ना यहाँ पे तालीमी हवाले से कुछ डिलीवर किया गया है, ना सेहत के हवाले से कुछ चीज़ है, ना ही बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत ही ज़्यादा लोग यहाँ पे मायूसियों का, और लोग यहाँ पे किसी भी हवाले से ये नहीं कह सकते कि किसी जमात ने यहाँ पे कोई ऐसा काम किया या कुछ ऐसा करके गए जिससे उस इलाके को या
उस हल्के को कुछ डिलीवर हुआ, सिर्फ लूटा गया है, सिर्फ लूटा गया है। और इस लूटमार को ख़त्म करने के लिए मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के प्लेटफॉर्म से और ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के प्लेटफॉर्म से आखिर हमने इस लूटमार को चोर बाजारी ख़त्म करके लोगों को मयारी तालीम, अच्छा रोजगार, पानी, सेवरेज और दीगर जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो इनको लोगों तक पहुंचानी। ये तो आपने बिल्कुल बता दिया। और वैसे तो ये तमाम सियासतदान यही बातें करते हैं, लेकिन आपको पता होगा कि आपके हलके में वो ज़्यादातर जो वोटर्स हैं वो नौजवान हैं। आज उनमें बेरोज़गारी है, उनमें नाउमीदी है। इस अहम मसले को आप किस तरह से देखते हैं और इसका क्या हल तजवीज़ करते हैं? देखिए, जो बेरोजगारी के मामलात हैं और मायूसियों के मामलात हैं, मिसमैनेजमेंट की वजह से यहाँ की इंडस्ट्रियों को हाथ से तबाह कर दिया गया, यहाँ की इंडस्ट्रियों को ख़त्म कर दिया गया। यहाँ पे तालीमी निज़ाम, लिटरेसी रेशो बहुत कम है। आप देखिए, सबसे ज़्यादा अनपढ़ और बेरोजगार लोग आपको मलीर में नहीं मिलेंगे। क्यों? महज इसलिए कि उनके पास एक मयारी तालीम नहीं, वो अपने हकूक़ को भी नहीं पहचानते हैं कि उनके हकूक़ क्या है। ये जो लोग आते हैं असेंबलियों में, उन्हीं के वार्ड पे, उनको उनके लिए क्या किरदार अदा करना चाहिए ये भी नहीं जानते। सिर्फ लोगों को लूटा गया है। और यहाँ पे नौजवान नस्ल बहुत बड़ी तादाद बेरोजगारी का शिकार है। और आजकल जो देखने में आया है कि एक तो बेरोजगारी, फिर ऊपर से मायूसी, तो ये नौजवान नस्ल मुसलसल तबाह होती जा रही है। और मायूस होके आप देखें कि ऐसे ऐसे खराफात में पाई जा रही हैं आजकल की नौजवान नस्ल। ये हमारी पूरी नस्ल तबाही की तरफ जा रही है। मायूस होके लोग नशे कर रहे हैं, मायूस होके लोग खुदकशियाँ कर रहे हैं, मायूस होके लोग अपने बच्चे बेच रहे हैं। इस वक्त अगर हम अपनी जमात के प्लेटफॉर्म से खड़े होके इन लोगों का बाजू नहीं बनेंगे, इन लोगों का सहारा नहीं बनेंगे, मेरे ख्याल में हमारे ज़मीन हमें कभी सुकून से बैठने नहीं। यहाँ पे तिब की सहूलियात भी बहुत कम है मगीर में, और पिछली हुकूमतों ने तो वो काम खास काम किया नहीं। आप ऐसा क्या प्लान लेकर आ रहे हैं? देखिए, तिब के हवाले से हमारे पास जो प्लान्स हैं मुख्तलिफ हैं। सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँ कि जैसे हमारे पास जो गवर्नमेंट लेवल पे सहूलतें होनी चाहिए, सरकारी अस्पताल होने चाहिए, उसका बहुत पता नहीं। अगर हैं भी बराए नाम है, सिर्फ और सिर्फ कागजात में हैं। वो वर्किंग पोजीशन में कितने हैं वो आगे मैं आपको कभी दिखा दूँ कि वहाँ पे जो डॉक्टर हैं या स्टाफ हैं वो कितने हैं वहाँ पे मौजूद होते हैं, या अद्वियात की क्या सहूलतें मौजूद हैं वहाँ पे, कुछ भी नहीं है। तो वो हमारे पास जो प्रोग्राम है इसी हवाले से कि इंशाअल्लाह एक तिब के हवाले से यहाँ पे जो फुकदान इलाज मुआलजे का मुख्तलिफ तरीके हैं, जिसमें एक हमारा पाक हिंद का एक मशहूर तरीका और बहुत ही मुस्तनद तरीका तिब्बी यूनानी का है। तो उसके हवाले से यहाँ पे कुछ बहुत ही सस्ता और मौसर इलाज होता है। और हमारे मौसमों के हवाले से हमारे पाकिस्तान की जैसे गर्म मौसम है और यहाँ के जैसे एनवायरनमेंट है, तो इन हिसाब से उनकी बड़ी अच्छी तासीर होती है। तो उस हवाले से बहुत सस्ते और मयारी इलाज होते हैं, वो उस हवाले से खिदमत की जाएगी हमारी जमात के प्लेटफॉर्म से, और इस चीज़ को प्रमोट करके आगे से आगे बढ़ा के लोगों की खिदमत के लिए पेश किया जाएगा। और आपने अभी कुछ देर पहले बात हो रही थी आपसे, तो आप अक्सर पेशतर अपनी इंतखाबी मुहिम में आप ये भी कहते हैं कि आप नौजवानों के लिए तालीम का बंदोबस्त करेंगे, लेकिन आपने खुद जोर दिया इस पर कि आप हुनरमंद तालीम देना चाहते हैं। ये हुनरमंद तालीम और ये बुनियादी तालीम में क्या फ़र्क है? देखिए, हुनरमंद तालीम तो वो है कि जो लोग बहुत कम पढ़े लिखे हैं और उम्र के इस हिस्से से गुजर रहे हैं कि अब उनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, वो कंटिन्यूसली स्कूल नहीं जा सकते हैं, कंटिन्यूसली वो तालीम हासिल नहीं कर सकते। हुनरमंद तालीम का एक पैकेज या एक प्रोग्राम हमारे जहन में और हमारी क़यादत की तरफ से स्पेशली
उस पर बड़ा वर्क किया गया है, बड़ा काम किया गया है कि हम लोगों को रोजगार और हुनर सिखाएंगे ताकि लोगों में जो बेरोजगारी की शरह है वो कम हो सके और लोग इस इदारे से फायदा उठा के अपनी बेहतर जिंदगी की तरफ आ सके। आप इस पे मजीद भी आपने जैसे बताया था कि आप उसमें वेल्डिंग हो गई है, इलेक्ट्रिशियन, डेंटल, पेंटर का काम, इस तरह के जो छोटे मोटे काम है इसको सिखाने के लिए वहाँ पे इदारा काम करने की ख्वाहिश रखते हैं। इदारे के बुनियादी कदोकाल बता दीजिए कि किस तरह का होगा, उसमें क्या क्या होगा? देखिए, काम कोई भी छोटे नहीं होते हैं और बरसरे रोजगार होना और हलाल रिस्क हासिल करना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं, जैसे आपने जिक्र किया वेल्डिंग हो गया, कारपेंटर्स के लिए कोई ट्रेनिंग का बंदोबस्त रखेंगे, पेंटर्स के लिए कोई ट्रेनिंग का बंदोबस्त रखेंगे, मैकेनिकल हवाले से जो मैकेनिक्स वगैरह होते हैं, वर्कशॉपों में काम करते हैं लड़के, उनको एक ट्रेनिंग दी जाएगी। और जो थोड़े ऐसे पढ़े लिखे नौजवान जो बुनियादी तालीम जानते हैं, तो आजकल आपने देखा होगा ऑनलाइन जो चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन कारोबार चल रहे हैं, काम चल रहे हैं, उसके हवाले से उनको ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि ये कुछ अपने लिए करके एक मुल्क की तरक्की का हिस्सा बन सके लोग, ना कि ये उनकी ज़िंदगी अपने पर बोझ बनी हुई है और ये खुद जो है ज़िंदगी के उस ऐसे मायूसी वाले दौर से गुजर रहे हैं कि ना ये जिंदों में ना मुर्दों में बेचारे। इनको इस कैफियत से निकालना, उस कैफियत से इसी तरह निकलेंगे कि जब हम उनको रोजगार सिखाएंगे, उनको मौके दिए जाएंगे कि वो किस तरह से आपकी तामीरी किरदार अदा करें पाकिस्तान की तरक्की में। इलाके की बहबूद के हवाले से भी आपने काफ़ी बातें कही। उसमें आपने जो प्लान में आपने शामिल किया है कि आपने लड़कियों के लिए खुसूसी तालीमी इदारे कायम करने की ख्वाहिश का इज़हार किया। इसके अलावा आपने मुख्तलिफ तिब्बी यूनानी के मतब और इसके अलावा सस्ता इलाज मालजी की सहूलियात फराहम करने की भी बात की है। साथ में आपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा जोर दिया। ये मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर का पहले खाका बयान करें, और मलीर में सूरत हाल क्या है और इसको ठीक करने का आपका प्लान क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर तो देखें, जो मलीर का इंफ्रास्ट्रक्चर है तो ये आज तक वही निज़ाम चल रहा है जब आबादी बहुत कम होती थी और क्या दुक्का जगह कुछ जगह आबादियाँ होती थी। अब तो गुंजान आबाद इलाका है। जो सेवरेज का सिस्टम है, अगर फर्ज करें कि 1000 घरों के लिए एक सेवरेज का निज़ाम बनाया गया था, जो उसका ढांचा था वो 1000 घरों के हिसाब से था। अब वहाँ पे वो घर लाखों की तादाद में हो गए हैं। अब वो सिस्टम इसको अफोर्ड ही नहीं कर सकता है कि वो बेहतर तरीके से अपनी कारकर्दगी दिखाए। और इलेक्ट्रिसिटी के मामला भी ऐसे ही है। अलावान अलहफीज़ अगर बिलों पे देखा जाए तो इतने बड़े बड़े बिल आते हैं और लाइट को देखा जाए तो चंद घंटों के लिए आती है। फिर उसके बाद आप सहूलतें देख लें इलाज मुआवजे के हवाले से, मेरे ख्याल में ये कहना बेजा ना होगा कि जो यहाँ पे खैराती इदारे और NGOs जो काम कर रही हैं, अगर वो काम यहाँ पे करना छोड़ दें मलीर में और इस हल्के में काम करना छोड़ दें, लोग भूख से मर जाएंगे। यहाँ बदहाली और महरूमी का ये हाल है। अपने अपने प्लान में मैंने आप पढ़ रहा था तो बड़ी आपको उसमें एक अजीब बात लगी मुझे ज़राअत के हवाले से। तो मलीर में ज़राअत का क्या काम है? देखिए, मलीर आपने शाह लतीफ़ भुट्टाई रहमतुल्लाह अलैह के रिसाले में भी मलीर के बागात का, मलीर की खूबसूरतियों का बड़ा जिक्र है। तो यहाँ की जो बागात थे, यहाँ की जो खूबसूरती थी वो पानी से थी। और पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसमें दुनिया के मॉडर्न तरीन और जदीद तरीन एरीगेशन का निज़ाम है। यहाँ की एरीगेशन को तबाह कर दिया गया। यहाँ की जो दरिया थे या जो नहरें थी, उनसे रेती निकाल के उस नहरी निज़ाम को तबाह कर दिया गया। अब वहाँ पे पानी नापित है, थोड़ा बहुत भी कहीं से आ रहा है। जो बहुत बड़े ज़मींदार हैं जिनके पास इतने वसाइल हैं कि वो करोड़ों रुपये लाखों रुपये खर्च करके किसी न किसी तरीके से कोई ट्यूबवेल लगा के या किसी और तरीके से
वो अगर पानी वहाँ पे कर सकते हैं, थोड़ी बहुत वहाँ पे खेती बाड़ी चल रही है, वरना अमूमन अब देखें तो मलिर का इलाका बंजर पड़ा हुआ है। तो ज़राअत के हवाले से अब देखें कि ज़राअत हमारे पाकिस्तान के ही एक हिस्से का आप ले लें कि पंजाब की और सिंध की ज़राअत, मलिर की ज़राअत, तो पंजाब की और हमारी ज़राअत में तकरीबन 50 से 70 साल का डिस्टेंस है। वो जदीद तरीन ज़राअत के काम कर रहे हैं, हम बैकवर्ड हैं, बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है ज़राअत के हवाले से। और हमारा मुल्क ज़रई मुल्क है, ज़राअत का बहुत बड़ा किरदार है इस मुल्क की तरक्की में। जब तक इसको समझा नहीं जाएगा, इन तकालीफ को समझा नहीं जाएगा, इन चीज़ों को समझा नहीं जाएगा, तो मलिर कैसे किरदार अदा करेगा तरक्की में।